नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। आज हम कक्षा 9 की इतिहास की पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अध्याय 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे। जी। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, मतलब आज हम एक छोटे से आयोजन के लिए बिना व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं, तब जाकर कहीं 2-4 लोग जुटते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज से 100 साल पहले जब ना पक्की सड़कें थीं, ना संचार के कोई साधन थे, तब कैसे एक छोटे से गांव से उठी आवाज पूरे राजस्थान में गूंज गई। हाँ। कैसे 10,000 किसान महिलाओं ने एक क्रूर जागीरदार के खिलाफ बगावत कर दी, और सबसे बड़ी बात, कैसे कोई आंदोलन बिना किसी सोशल मीडिया के 44 साल तक लगातार चलता रहा। तो आज के इस अध्ययन सत्र में हम इसी अदम्य साहस की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये केवल इतिहास के पन्ने नहीं है, मतलब ये इंसानी जज्बे की एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज की हमारी इस चर्चा में हम उन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जड़ों को समझेंगे, हर एक प्रमुख रियासत के घटनाक्रमों को विस्तार से देखेंगे, और अंत में जो हमारी कक्षा 9 की पुस्तक में दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। जी बिल्कुल। और एक त्वरित सारांश भी देंगे ताकि पूरी तस्वीर श्रोताओं के जहन में छप जाए। तो चलिए सबसे पहले एकदम जड़ तक पहुंचते हैं। किसी भी आंदोलन को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर शांति से अपना काम करने वाले किसानों के मन में इतना भारी गुस्सा पनप क्यों रहा था। हाँ, वो बैकग्राउंड समझना जरूरी है। राजस्थान के समाज में अचानक ऐसा क्या बदल गया कि किसानों को हल छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ा। मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। इसके मूल कारण को समझने के लिए ना हमें उस समय के राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को समझना होगा। दरअसल ये सब शुरू हुआ ब्रिटिश आधिपत्य के साथ, अच्छा, अंग्रेजों के आने से। हाँ देखिए, जब राजस्थान के स्थानीय शासकों और जागीरदारों को अंग्रेजों का संरक्षण मिल गया ना, तो उनके मन में एक प्रकार की कृत्रिम सुरक्षा की भावना आ गई। मतलब उन्हें लगा कि अब उन पर कोई भारी आक्रमण तो हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रिटिश सेना उनके पीछे खड़ी है। एकदम सही। और जब राजा को अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ही जनता के समर्थन की कोई जरूरत नहीं रही, तो वे जनता के प्रति और खास तौर पर किसानों के प्रति पूरी तरह से निरंकुश और तानाशाह हो गए। बाप रे। और इसके समानांतर एक और बड़ी घटना घट रही थी। अंग्रेजों की जो औद्योगिक नीतियां थी ना, उनके कारण भारत के स्थानीय कुटीर उद्योग धंधे पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हाँ, इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि जो लोग पहले कपड़ा बुनते थे या मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जब उनका रोजगार छिन गया तो उनके पास पेट पालने का बस एक ही रास्ता बचा, खेती। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। कुटीर उद्योगों के पतन से कृषि भूमि पर आश्रित जनसंख्या का दबाव बहुत तेजी से बढ़ा। हाँ, जमीन तो उतनी थी। जमीन उतनी ही थी, लेकिन निर्भर लोग बढ़ गए। तो एक तरफ संसाधनों की भारी कमी और दूसरी तरफ निरंकुश जागीरदारों के बढ़ते कर। यही वो घुटन थी जो इन किसान आंदोलनों का सबसे मुख्य कारण बनी। समझ गया। मतलब जमीन तैयार थी, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और श्रोताओ, ये चिंगारी लगी बिजौलिया में। जी, बिजौलिया। दोस्तों, बिजौलिया किसान आंदोलन को हम संघर्षों का मैराथन कह सकते हैं। हमारे आज के स्रोत यानी कक्षा 9 की पुस्तक के अनुसार ये वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे। ये किसान अत्यंत परिश्रमी तो थे ही, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी पंचायत व्यवस्था में गहरी निष्ठा। बिल्कुल, पंचायत ही उनकी रीढ़ थी। बिजौलिया के इस विशाल आंदोलन को ना हम 3 स्पष्ट चरणों में बांट सकते हैं। 3 चरणों में? हाँ। प्रथम चरण चला 1897 से 1915 तक। वैसे इस विवाद के बीज 1894 में ही बो दिए गए थे, जब राव गोविंद दास की मृत्यु हुई थी। अच्छा। लेकिन संगठित शुरुआत 1897 में हुई। गिरधरपुरा गांव में एक मृत्यु भोज के अवसर पे हजारों किसान एकत्रित हुए। मतलब वो मृत्यु भोज एक प्रकार से किसानों का पहला सम्मेलन बन गया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। वहीं उन्होंने अपना दुख दर्द साझा किया और तय किया कि उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह से सीधे शिकायत की जाए। लेकिन विडंबना देखिए, महाराणा से की गई इस शिकायत का कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। राजा ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और जब ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय जागीरदारों के हौसले तो और बुलंद हो गए होंगे। बिल्कुल। इसी के चलते 1903 में राव कृष्ण सिंह ने एक ऐसा कर लगा दिया जिसे सुनकर आज भी हैरानी होती है। उन्होंने चौहरी लाग लगा दी। हाँ, ये बहुत ही अपमानजनक था। श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और आपको ठिकाने में उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम 13 रुपए या 5 रुपए सिर्फ कर के रूप में जमा करानी पड़ रही है, जो जमाने में बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। तो किसानों ने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, बल्कि एक मूक विरोध किया। 2 सालों तक किसी भी किसान ने अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इस शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत विरोध के कारण राव कृष्ण सिंह को कुछ नाम मात्र की रियायतें देनी पड़ी। अच्छा। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। 1906 में जब नए शासक पृथ्वी सिंह आए, तो उन्होंने चौहरी लाग के घाव पर नमक छिड़कते हुए एक नया भार डाल दिया, तलवार बंधाई। तलवार बंधाई? हाँ, ये एक प्रकार का उत्तराधिकार कर था, जिसका बोझ भी सीधे आम जनता पर डाल दिया गया। जब साधु सीताराम दास जैसे स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया, तो प्रशासन ने क्रूरता दिखाई। क्या किया उन्होंने? साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की उनकी नौकरी से निकाल दिया गया और अन्य सहयोगी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। बाप रे। यहाँ एक बात और है। पुस्तक में बताया गया है कि 1914 में इस ठिकाने का प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के सीधे नियंत्रण में चला गया था। तो क्या वहां से किसानों को कोई राहत मिली? नहीं, राहत बिल्कुल नहीं मिली। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कंपनी दिवालिया हो जाए और उसका नियंत्रण एक नया बोर्ड अपने हाथ में ले ले, लेकिन मजदूरों का शोषण फिर भी जारी रहे। सही कहा। कोर्ट ऑफ वार्ड्स आने के बाद भी जमीनी स्तर पर किसानों की हालत जस की तस रही, और इसी के साथ आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त होता है। फिर आता है दूसरा चरण, 1915 से 1923 का समय। ये वो समय है जब इस आंदोलन को एक ऐसी ऊर्जा मिली जिसने इसका इतिहास बदल दिया। विजय सिंह पथिक जी का प्रवेश। जी हाँ श्रोताओं, उनका मूल नाम भूप सिंह था, लेकिन ऊपरवाल क्षेत्र के लोग उन्हें इतने आदर से देखते थे कि उन्हें प्यार से महात्मा जी कहते थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले शिक्षा और संगठन पर जोर दिया और विद्या प्रचारिणी सभा बनाई। पथिक जी जानते थे कि बिना एक मजबूत संस्थागत ढांचे के इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसीलिए 1917 में हरियाली अमावस्या के शुभ दिन पर उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। ऊपरमाल पंच बोर्ड? जी,
यही वो मंच था जहां से क्रांति का असली बिगुल फूंका गया। और इसी चरण में किसानों को अपनी एकता की ताकत का पहला बड़ा एहसास भी हुआ। घटना कुछ यूं है कि पथिक जी के आह्वान पर नारायण जी पटेल ने बेगार करने से साफ इनकार कर दिया। प्रशासन ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन पंचायत के एक आदेश पर हजारों किसान सीधे बिचौलिया पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। जब प्रशासकों ने इतनी विशाल और संगठित भीड़ देखी ना, तो वे बुरी तरह घबरा गए। उन्हें दबाव में आकर नारायण जी पटेल को छोड़ना ही पड़ा। अरे वाह। किसानों के लिए ये समझना बहुत बड़ी बात थी कि अगर वे एक रहें तो सत्ता को झुकाया जा सकता है। और इसी दौर में माणिक्यलाल वर्मा भी अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आजीवन देश सेवा और इस आंदोलन से जुड़ गए। क्या बात है। और फिर 1923 से 1941 तक चलता है इसका तीसरा और अंतिम चरण। ये वो समय था जब ये स्थानीय आंदोलन मेवाड़ की सीमाओं को लांघकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर। हमारी कक्षा 9 की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि कानपुर से प्रकाशित होने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप ने बिजौलिया के किसानों के दर्द को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। अच्छा, गांधी जी भी जुड़ गए? जी, गांधी जी ने पथिक जी को बंबई बुलाया, पूरी स्थिति को समझा और अपने निजी सचिव महादेव भाई को जांच के लिए सीधे ऊपर माल भेजा। उसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 1920 का असहयोग आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश सरकार इस बात से बहुत घबराई हुई थी कि कहीं बिजौलिया की आग राष्ट्रीय आंदोलन के साथ न मिल जाए। मतलब दबाव चौतरफा पड़ रहा था। और इसी दबाव में आकर अंग्रेजों ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई। जी हाँ, एजीजी यानी एजेंट टू द गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में एक समिति बनी, जिसमें उनके सचिव ओगिलवी, मेवाड़ के रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चैटर्जी और राज्य के हाकिम बिहारी लाल शामिल थे। पूरी फौज भेज दी अंग्रेजों ने? बिल्कुल। और इस भारी दबाव का परिणाम ये हुआ कि फरवरी 1922 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ और लगभग 35 प्रकार की लाग बाग यानी कर समाप्त कर दिए गए। 1 मिनट, 35 प्रकार के कर? जी। मतलब किसान जो कुछ भी कमाता था वो अलग अलग नामों से छिन ही जाता था। हाँ, बहुत शोषण था। ये जीत तो बहुत बड़ी थी, लेकिन दोस्तों जैसा कि इतिहास गवाह है, जागीरदारों की नीयत कभी साफ नहीं रही। 1923 में किसानों के साथ फिर धोखा हुआ और नए कर लाद दिए गए। धोखा तो हुआ। इसके बाद 1927 में किसान पंचायत में रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा की उपस्थिति में किसानों ने अपनी बारानी भूमि यानी असिंचित जमीन छोड़ने का एक अहिंसात्मक प्रयोग किया, जो दुर्भाग्य से असफल रहा। हाँ। और फिर 1931 में सेठ जमनालाल बजाज का प्रयास भी विफल रहा। संघर्ष लंबा जरूर हुआ, लेकिन 44 साल का ये तप व्यर्थ नहीं गया। अंततः 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजौलिया भेजा। अच्छा, 1941 में? जी। वहां किसान नेताओं से लंबी बातचीत हुई, उनकी छीनी गई जमीनें वापस मिली और इसी के साथ दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला ये अहिंसक किसान आंदोलन सफलतापूर्वक अपने मुकाम पर पहुंचा। 44 साल, ये सच में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब बिजौलिया में इतनी बड़ी सफलता मिली तो इसकी गूंज पड़ोसी रियासतों तक भी पहुंचनी थी। बिल्कुल पहुंचनी थी। यहाँ हमारी पुस्तक हमें बेंगू और भरतपुर की तरफ ले चलती है। अगर हम बिजौलिया और बेंगू की तुलना करें तो बेंगू के आंदोलन का स्वरूप कैसा था? देखिए, बेंगू का आंदोलन सीधे तौर पर बिजौलिया से प्रेरित था। 1921 में मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई और नेतृत्व किया रामनारायण चौधरी ने। यहाँ भी मुद्दे वही थे, अत्यधिक कर और बेगार। लेकिन बेंगू में रियासत का दमन चक्र बहुत ही क्रूर था। 1923 में किसानों की सभा पर सेना द्वारा गोलाबारी की गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। बहुत दुखद। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। जी। जब बेंगू के ठिकानेदार अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच एक समझौता हो गया था, तो मेवाड़ सरकार ने उसे मानने से इनकार क्यों कर दिया और उन्होंने इसे बोल्शेविक समझौते का नाम क्यों दिया? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब रुकिए, बोल्शेविक, ये तो रूस की क्रांति से जुड़ा शब्द है ना। मेवाड़ के राजा ने एक स्थानीय किसान समझौते को इतना भारी अंतर्राष्ट्रीय नाम क्यों दिया? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। 1917 की बोल्शेविक क्रांति में रूस के किसानों और मजदूरों ने वहां के राजतंत्र को उखाड़ फेंका था। हाँ। मेवाड़ के राजा और अंग्रेजों को भी ठीक यही डर सताने लगा था। उन्हें लगा कि अगर आज ठिकानेदार और किसान इस तरह आमने सामने बैठकर अपनी शर्तें तय करने लगे तो कल को राजा को भी हटा देंगे। बिल्कुल। उन्हें लगा कि ये एक कम्युनिस्ट बगावत का रूप ले लेगा और उनकी सत्ता छिन जाएगी। इसीलिए सिर्फ इस विचार को कुचलने के लिए उन्होंने इसे बोल्शेविक समझौता कहकर अमान्य कर दिया और आंदोलन को पूरी क्रूरता से कुचल दिया। बाप रे, ये स्पष्टीकरण बहुत ही गहराई देता है इस घटना को। अब बेंगू के सामंती करों से निकलकर भरतपुर चलते हैं। चलिए दोस्तों, भरतपुर यानी 1931 की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ विवाद पुराने जागीरदारी करों का नहीं था, बल्कि एक नए भूमि बंदोबस्त का था, जिसके कारण भू राजस्व में अचानक बहुत भारी वृद्धि कर दी गई। जी। इस फैसले का असर भरतपुर की 5 प्रमुख जातियों पर पड़ा: ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर और मेव। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ विरोध आम किसानों से ज्यादा उन राजस्व अधिकारियों ने शुरू किया जिन्हें लंबरदार कहा जाता था। अच्छा, अधिकारियों ने ही विरोध कर दिया? हाँ। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने 500 किसानों की भीड़ के सामने एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया। लेकिन राज्य ने तुरंत कार्रवाई की। नवंबर 1931 में ही भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया और नेतृत्व के अभाव में यह आंदोलन तुरंत ही समाप्त हो गया। बहुत जल्दी खत्म हो गया। भरतपुर से ही जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मेव किसान आंदोलन। बिल्कुल। 1932 में अलवर भरतपुर के मेवात क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ। इसे संगठित रूप दिया मोहम्मद हादी की संस्था अंजुमन खादिमुल इस्लाम ने और इसका मुख्य नेतृत्व किया चौधरी यासीन खान ने। जब किसानों ने कर देना बंद कर दिया तो राज्य ने मामले को शांत करने के लिए एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को स्टेट काउंसिल में शामिल किया। और अंततः 1937 में बिलग्रामी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसकी जांच के बाद किसानों को करों में भारी छूट मिली। जी। अब तो अलवर रियासत की एक बहुत ही अजीब और गरीब समस्या पर बात करते हैं। ये सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे।
हमारी पुस्तक बताती है कि 1921 में अलवर के किसानों की सबसे बड़ी समस्या जंगली सुअर थे। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। बहुत अजीब। मतलब राज्य की तरफ से जंगली सुअरों को बाकायदा अनाज खिलाकर पाला जाता था और वे सुअर किसानों की लहलहाती फसलें बर्बाद कर देते थे। कोई सरकार सुअरों को क्यों पालेगी? ये कोई कैसी कृषि नीति हुई? असल में ये कोई कृषि नीति नहीं थी, बल्कि ये महाराजाओं के शाही शौक का हिस्सा था। अच्छा। अलवर के राजाओं को शिकार खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वे सूरों को पालते थे ताकि बाद में उनका शिकार कर सकें। लेकिन इसका खामियाजा बेचारी जनता भुगत रही थी। बाप रे। जब किसानों ने 1921 में इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया, तब जाकर विवश होकर सरकार ने सुअर मारने की इजाजत दी। लेकिन अलवर के किसानों का दर्द सिर्फ सुअरों तक सीमित नहीं था। 1923-24 में महाराजा जयसिंह ने लगान की दरें बहुत अधिक बढ़ा दी और इसका परिणाम एक ऐसे हत्याकांड के रूप में सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आप नीमूचाणा हत्याकांड की बात कर रहे हैं। जी। 14 मई 1925 को नीमूचाणा गांव में लगभग 800 किसान बढ़े हुए लगान का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। राज्य के सैनिक बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के उन पर मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। ये इतना विभत्स हत्याकांड था कि खुद महात्मा गांधी ने इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। उन्होंने इसके लिए डायरवाद गहरा एवं व्यापक यानी डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। इस भारी निंदा के बाद अंत में सरकार को लगान के मामले में झुकना ही पड़ा। इतनी क्रूरता सुन के ही मन भारी हो जाता है। कुछ ऐसी ही बर्बरता बूंदी राज्य में भी देखने को मिली। जी, बूंदी के बरड़ क्षेत्र में भी बिजौलिया जैसा ही हाल था। 1922 में यहाँ 25 प्रकार की लागू और बेगार के खिलाफ नैनूराम के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। फिर 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ। डाबी गांव में किसानों की एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, जिस पर पुलिस ने अचानक बर्बर लाठीचार्ज और गोलाबारी शुरू कर दी। बहुत बुरा हुआ। इस घटना में नानक भील और देवलाल गुर्जर मौके पर ही शहीद हो गए। बूंदी के किसानों ने फिर भी हार नहीं मानी। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली स्थित हुडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांव के लगभग 500 गुर्जर मीणा किसानों का एक विराट सम्मेलन हुआ। उन्होंने सरकार को एक मांग पत्र भी भेजा, लेकिन सत्ता के कान पर जू तक नहीं रेंगी। बाद में दमन चक्र चला, गिरफ्तारियां हुई और ये आंदोलन भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब तक हमने मुख्य रूप से मेवाड़, हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान की बात की है। अब हम राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों का रुख करते हैं, शेखावाटी, मारवाड़ और बीकानेर। सबसे पहले शेखावाटी और जयपुर राज्य के सीकर की बात करें तो 1922 में राव राजा कल्याण सिंह ने करों में 25 से 50% तक की भारी वृद्धि कर दी। दोस्तों, यहाँ इजाफा नाम की एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई। इसे मैं थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कपड़ा नापने वाला दुकानदार अपना नापने का फीता ही छोटा कर ले। अच्छा उदाहरण है। राव राजा ने भूमि सर्वेक्षण तो करवाया, लेकिन जमीन नापने के लिए जानबूझकर छोटी जरीब यानी छोटी चेन का उपयोग किया। तो जब चेन छोटी होगी तो कागजों पर किसानों की जमीन असलियत से कहीं ज्यादा बड़ी दिखने लगेगी। बिल्कुल, और इसी आधार पर प्रति बीघा 2 आना भूमि कर बढ़ा दिया गया। इसी धोखाधड़ी को इजाफा कहा गया। बहुत बड़ी चालाकी थी। लेकिन किसानों ने इसे चुपचाप नहीं सहा। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के प्रयासों से इस अन्याय की गूंज 7 समंदर पार ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक जा पहुंची। शेखावाटी क्षेत्र में जाट आंदोलन भी बहुत प्रबल और संगठित रहा। 1932 में बसंत पंचमी के दिन झुंझुनू में जाट महासभा का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 60,000 किसान शामिल हुए। 60,000? जी। फिर जनवरी 1934 में सीकर में एक महायज्ञ को लेकर विवाद हुआ, जहां किसानों के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और इसी दौर का सबसे ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पल आया 25 अप्रैल 1934 को। सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके विरोध में सोतिया कबास नामक स्थान पर एक विशाल सम्मेलन हुआ। दोस्तों, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी और इसमें 10,000 किसान महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में भी 10,000 महिलाओं का जुटना एक बड़ी बात है। उस जमाने में ये अदम्य साहस का प्रतीक था। निस्संदेह महिलाओं का ये जागरण सामंती व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा था। इसके 1 साल बाद अप्रैल 1935 में राजस्व वसूली के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, जिसे कूदन ग्राम गोलीकांड कहा जाता है। दुखद। इसमें चेतराम और टीकूराम शहीद हुए। इस हत्याकांड की गूंज भी ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। अंततः एक लंबे संघर्ष के बाद 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनी और राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल द्वारा गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। शेखावाटी की तपती रेत से अब मारवाड़ चलते हैं। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई थी। यहाँ के जागीरदारों का आतंक भी बहुत भयानक था। 28 मार्च 1942 को जब लोक परिषद के कार्यकर्ता उत्तरदायी शासन दिवस मना रहे थे, तो चांद्रावाल के ठाकुर ने अपने आदमियों को भेजकर शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं पर लाठी और तेज हथियारों से प्रहार करवाया। इस चांद्रावल कांड में 25 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें सोजत के मीठालाल और विजय शंकर प्रमुख थे। लेकिन मारवाड़ के इतिहास का सबसे काला दिन आना अभी बाकी था। आप 13 मार्च 1947 के डाबड़ा कांड की बात कर रही हैं। जी। दिदवाना परगना के डाबड़ा गांव में स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के घर पर एक सम्मेलन हो रहा था। इसमें मथुरादास माथुर और द्वारकादास पुरोहित जैसे बड़े नेता शामिल थे। जागीरदारों ने जो किया वो अमानवीयता की सारी हदें पार करने वाला था। श्रोताओं, उन्होंने न सिर्फ सम्मेलन पर हमला किया, बल्कि मोतीलाल चौधरी के परिवार को क्रूरता का निशाना बनाया। उनकी माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई की हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरे मारवाड़ के किसानों के दिलों में खौफ भरने की एक साजिश थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है ये। और अंत में आइए बीकानेर किसान आंदोलन की बात करते हैं। चलिए। यहाँ जागीर क्षेत्र में 37 प्रकार की लागें और बेगार विद्यमान थी। 1937 में उदारासर के किसानों ने नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर सबसे पहले शिकायत की। फिर आता है दुधवाकार आंदोलन, जहां हनुमान सिंह ने पुलिस अत्याचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। हनुमान सिंह जी का संकल्प सच में वंदनीय है। उन्हें देशद्रोह के झूठे आरोप में 5 वर्ष का कारावास भुगतना पड़ा। जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्होंने भूख हड़ताल की। और मजे की बात देखिए, महाराजा ने उन्हें तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन दिया। क्या प्रलोभन? उन्हें गंगानगर में 100 मुरब्बा जमीन देने की पेशकश की गई,
लेकिन हनुमान सिंह ने जमीन के इस लालच को साफ ठुकरा दिया। उनका जमीर बिकाऊ नहीं था। क्या बात है। इसके बाद 30 जून से 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में प्रजा परिषद की राजनीतिक सभा पर पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें बीरबल सिंह शहीद हो गए। फिर अक्टूबर 1946 में कांगड़ कांड हुआ, जहां अकाल पड़ने के बावजूद जागीरदार पूरा लगान वसूलने की जिद पर अड़े रहे और किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए। और इसी जागरूकता अभियान के दौरान बीकानेर की प्रमुख हस्ती कुम्हाराम आर्य ने किसानों को संगठित करने के लिए एक बहुत ही सशक्त और प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अच्छा, कौन सी पुस्तक? उसका नाम था किसान यूनियन क्यों। यह पुस्तक उस समय किसानों के लिए एक वैचारिक दिशा निर्देश बन गई। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हमने कक्षा 9 की पुस्तक के इस अध्याय के सभी प्रमुख आंदोलनों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। जी। अब जैसा कि हमने शुरुआत में तय किया था कि हमारा उद्देश्य है कोई भी जानकारी न छूटे, तो आइए पाठ के अंत में दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक चर्चा के रूप में दोहरा लेते हैं, ताकि परीक्षा की दृष्टि से सब कुछ पक्का हो जाए। बिल्कुल, ये एक अच्छा तरीका है तथ्यों को याद रखने का। मैं तैयार हूँ। तो अगर हम सबसे पहले उस दर्दनाक घटना को याद करें जो बूंदी में हुई थी। बूंदी के डाबी गांव में जो पुलिस फायरिंग हुई, उसमें कौन से 2 किसान शहीद हुए थे? डाबी गांव का नाम आते ही हमें नानक भील और देवलाल गुर्जर की शहादत तुरंत याद आनी चाहिए। एकदम सही। और अगर शेखावाटी के उस ऐतिहासिक महिला सम्मेलन की बात करें, 25 अप्रैल 1934 को सीकर में जो 10,000 जाट महिलाओं का विशाल सम्मेलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? वो अदम्य साहस दिखाने वाली महिला थी, किशोरी देवी। बिल्कुल। और इजाफा के बारे में तो हमने वो छोटी जरीब और नापने वाले फीते का किस्सा साझा किया ही है। सीकर में छोटी जरीब से भूमि नापकर प्रति बीघा 2 आना भूमिकर में की गई वृद्धि को भी इजाफा कहा गया। जी। अच्छा, मारवाड़ का वो खौफनाक कांड कब हुआ था जिसमें मोतीलाल चौधरी के परिवार पर अमानवीय अत्याचार किए गए? वह दिल दहला देने वाला डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ था। सही जवाब। और वो कौन से स्वाभिमानी नेता थे जिन्होंने देशद्रोह के आरोप में 5 वर्ष का कारावास झेला, लेकिन महाराजा द्वारा दी जा रही 100 मुरबा जमीन का लालच ठुकरा दिया? वे थे दुधवा खारा आंदोलन के नायक हनुमान सिंह। और किसानों को वैचारिक रूप से जगाने के लिए किसान यूनियन क्यों नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? यह महत्वपूर्ण पुस्तक कुम्हाराम आर्य ने लिखी थी। और अंतिम याद रखने योग्य तथ्य, रायसिंह नगर गोलीकांड में कौन शहीद हुआ? रायसिंह नगर में बीरबल सिंह शहीद हुए थे। बेहतरीन। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमने इस पाठ के एक-एक तथ्य को बहुत गहराई से समझ लिया है। जी। अब चर्चा को समेटते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूरे अध्याय का एक संक्षिप्त सार या रिवीजन कर दें। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर का सार निकालें तो स्पष्ट होता है कि इन सभी आंदोलनों का मूल कारण ब्रिटिश संरक्षण में स्थानीय शासकों की बेलगाम निरंकुशता और कुटीर उद्योगों के पतन से कृषि पर बढ़ता भारी दबाव था। 44 वर्षों तक चलने वाला बिजौलिया आंदोलन धाकड़ जाति के संगठन, पंचायत प्रणाली और पथिक जी के विजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना। इसके विपरीत रियासती व्यवस्थाओं ने बेंगू में रूपाजी कृपाजी की शहादत और अलवर में निमुचाणा जैसे विभत्स हत्याकांड से अपना क्रूर चेहरा दिखाया। बिल्कुल। लेकिन इतिहास गवाह है, अंतिम परिणाम यही रहा कि इन संगठित और मुखर आंदोलनों ने सत्ताओं को झुकने पर मजबूर कर दिया और किसानों को अनुचित करों से मुक्ति दिलाई। बहुत ही शानदार सार।